सिटी जल रही है, मगर हमारा लड़का अपने आप से बात कर रहा है कि हिस्ट्री उसे एम्परर के लॉयल नाइट के तौर पर याद रखेगी या एक बेवकूफ़ जिसने गलत साइड ली। फनी बात यह है कि वो दोनों से खुश नहीं है। ये केन है, इंपीरियल गार्ड, जिसने एक साइको एम्परर के अंडर काम किया, जिसने डीमन से डील की थी। इसका मतलब हमारे लड़के ने सबसे बुरा बॉस चुना, और वो सोच रहा है कि बेहतर होता अगर सब उसे भूल जाते, मगर नहीं, किस्मत का प्लान कुछ और था। सीन कट होता है इस बंदे पर जो केन की बॉडी पर चीख रहा है और उसे इडियट बुला रहा है। ये हेला रेस्टन है, रेबल लीडर, और वो खुश नहीं है। रो रहा है और पूछ रहा है कि केन ने आखिरी वक्त पर अपनी तलवार क्यों मोड़ी। ब्रो, तुम भाग सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? वो केन की बॉडी हिला रहा है। आंखें खोलो बास्टर्ड। मगर हमारा लड़का जा चुका है, लाइट्स ऑफ हैं। कोई घर पे नहीं है। अब केन आफ्टर लाइफ में चल रहा है, जो किसी वैन गॉग पेंटिंग जैसा लग रहा है, और वो सोच रहा है, तो ये डेथ है, ये फ्रीडम है, हमेशा के लिए स्क्रीन सेवर में चलना। बकवास। मगर चलो, हेलो उसके लिए रोया, तो वो अच्छा लगा। वो इस फ्रीडम को एंजॉय करने ही वाला था कि अचानक एक ब्लू ग्लोइंग ऑर्ब उसके फेस पर आई और सीधा उसकी आंख में घुस गई। अगले ही पल उसकी आंखें खुलती हैं और वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो शकिया तौर पर हालो जैसा लग रहा है, बस बहुत पुराना और झुर्रियों वाला। वो कह रहा है कि बच्चा हेल्दी पैदा हुआ है और उसका नाम करॉन बुला रहा है। वो पूछता है कि क्या बाप बच्चे को पकड़ना चाहता है। केन का दिमाग प्रोसेस करने में लग कर रहा है। फिर उसे समझ आता है, ओह ये हालो है, बस बहुत बूढ़ा। और तभी बेबी केन रोने लगता है, क्योंकि ब्रो को रियलाइज हुआ कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड का पोता बनकर पैदा हुआ है। जिससे हला को लगा कि उसने गलती से बच्चे को रुला दिया, मगर नहीं, केन बस डायपर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ले रहा है। फास्ट फॉरवर्ड, हम हिस्ट्री लेसन में हैं, जहां प्रोफेसर बता रहा है कि नोबल नाइट केन, जो 45 साल पहले एम्परर के साथ मरा, वो वफादारी की निशानी है। और वहां बैठा ये सब सुन रहा है 1 ईयर ओल्ड कैरॉन, और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। प्रोफेसर कहता है, तुम्हारे दादा ड्यूक हैलो शायद अपने दोस्त की इज्जत बहाल करना चाहते थे। और करॉन सीधा कहता है, नहीं, मुझे लगता है ग्रैंडपा पुराना बदला निकाल रहे हैं और जानबूझकर अपने मरे हुए दोस्त को हीरो बना रहे हैं ताकि उसे तंग कर सकें। जिस पर प्रोफेसर का रिएक्शन देखने लायक था। करॉन समझाता है कि हैलो ये मान नहीं सकता कि केन शांति से मरना चाहता था, ना कि लेजेंडरी हीरो बनना, मगर अब उसे फुल प्रोपेगेंडा ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये थियरी सुन प्रोफेसर के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे ने अभी सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल बात कह दी। वो सोचता है, अगर मैंने हाँ की तो ड्यूक के नाइट्स मुझे मार डालेंगे। कैरॉन हंसता है और कहता है वो मजाक कर रहा है, मगर हाँ, वो कैरॉन रेस्टन के रूप में पैदा हुआ है, हैलो के सबसे छोटे बेटे काउंट पैले का तीसरा बेटा। और वो गुस्से में है कि हैलो ने उसे हीरो बना दिया, जबकि वो इसका उल्टा चाहता था। उसके बाप की बात करें तो हम देखते हैं पहले घुटनों पर बैठा दुआ कर रहा है। ये आदमी बहुत शरीफ है, उसने कभी मैजिक पावर्स अवेकन नहीं की, तो उसे फिक्र है कि कहीं ये चीज़ इसके बेटे में न चली गई हो। करॉन अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और कहता है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट बाप है। पहले पिघल जाता है, उसे गले लगाता है और पूछता है डिनर में क्या चाहिए, और जाहिर है हमारा लड़का कहता है मीट। उस रात करॉन बेड पर लेटा अपकमिंग अवेकनिंग सेरेमनी के बारे में सोच रहा है। और उसे याद आता है जब हेलो ने उसे समझाया था कि हर कोई अवेकन नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो फैमिली हेड बने। प्लस एक राज है जो सिर्फ फैमिली हेड जानता है। छोटे केन ने पूछा था कि क्या वो खजाना है, और हेलो ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो हेड बना तो बताएगा। जिस पर केन ने कहा था कि वो कहीं दूर सुकून से रहना चाहता है, मगर करुण ने अपना मैजिक पहले ही अवेकन कर लिया है। ब्लू ऑरा उसके गिर्द चमकने लगता है और वो सोचता है, डैड टेंशन ना लो, मैंने संभाल लिया है। पता चला कि वो काफ़ी अरसे से अवेकेंड है, बस बताया नहीं। अगले दिन फैमिली कैपिटल जा रही है और हमारा लड़का ट्रेन पर बैठने के लिए एक्साइटेड है। उसकी माँ बताती है कि ट्रेन कमर्शलाइजेशन सिर्फ उसके बाप की वजह से मुमकिन हुआ। वो उसे विंक करती है। करॉन भी हैरान है कि भले ही पहले मना उसे नहीं यूज़ कर सकता, वो दूसरे तरीकों में अमेजिंग है। उसने ट्रेन और दूसरी मैजिक चीज़ों को फंड किया और ड्यूक की इनकम में 30% देता है। हालांकि वो जल्दी ही ये सब भूलकर खुश होने लगता है, क्योंकि ये उसकी पहली राइड है। सफ़र के दौरान करॉन को रेस्टन फैमिली का मेन एस्टेट एज़्योर सी फोर्ट्रेस नज़र आता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वो सोच रहा है कि वो अपने दादा
अपने पुराने दोस्त हैलो से मिलने वाला है और कैसे हैलो ने उसे ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर बना दिया। मगर करण के प्लान्स कुछ और हैं। वो हैलो की बनाई हुई हर चीज़ का उल्टा बनाएगा। मेक श्योर करेगा कि वो सब फिक्र बेकार थी और फैमिली नेम के लिए बिल्कुल नालायक बनाएगा। हमारा लड़का फैमिली डिसअपॉइंटमेंट रूट को स्पीड रन करने वाला है। और ऑनेस्टली अपनी मर्जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा पोस्टर चाइल्ड बनने के बाद मैं उसे ब्लेम नहीं करता। वो अपने पुराने दोस्त को कहता है कि इंतज़ार करो, तुम्हारा प्यारा पोता आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और हाइनरिक नाम का बूढ़ा आदमी उनका वेलकम करता है। कैरन फॉरेन नाइट्स को नोटिस करता है और उसे वो लुक मिल रही है क्योंकि वो सेंस कर सकते हैं कि उसने माना अवेकन कर लिया है। वो सोचता है कि ये लोग घर वाले कचरा नाइट से बहुत अलग और कॉम्पिटेंट है। सोचता है कि हेलो को पता चलने में बस वक्त की बात है, मगर खैर उसे परवाह नहीं। वो मेन पैलेस जाते हैं और एक लेडी कैरन को रिसेप्शन रूम में ले जाती है। उसे इंतजार करने को कहती है, जबकि उसका बाप एल्डर्स से मिल रहा है। कैरन सोचता है, डैम, ये सिर्फ रिसेप्शन रूम है और इतना बड़ा है। वो बोर हो रहा है। फिर एक बच्चा उस पर हंसने लगता है, कहता है, आते ही लाइब्रेरी जा रहे हो? रूमर्स बिल्कुल सही थे, टोटल किताबी कीड़ा। और कैरन मुड़कर देखता है कि ये कौन है। बच्चा बोलता रहता है कि क्योंकि कैरन के बाप ने कभी मैजिक अवेकन नहीं किया तो उसके चांसेस भी कम हैं। तो बेहतर है पढ़ाई करो अगर कॉमनर्स की तरह पैसा कमाना है, अपने बाप की तरह। फिर उसने कैरन के हेयर कट का मजाक उड़ाया और फिर इस बास्टर्ड ने एक गलती कर दी और पूछा कि क्या हमारा लड़का लड़ना चाहता है। ये छोटा सा बच्चा अपनी मैजिक पावर में बहुत कॉन्फिडेंट था। कहता है कि आज वो हमारे लड़के को सबक सिखाएगा, जिस पर कैरन घूर कर पूछता है कि क्या मेरी फैमिली कोई डिलिंक्वेंट पाल रही है। बच्चा का कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि कारण अपना ऑरा रिलीज कर रहा है। वो हकलाता है, रुको, तुमने कब अवेकन किया? कारण उसे बताता है कि उसके बाप को भी नहीं पता और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस घर में 2 डिलिंक्वेंट्स की जगह नहीं है। ये रोल मैं ले रहा हूं, तो साइड हट जाओ। और जब वो बच्चा कंफ्यूज होता है, हमारा लड़का कहता है, फैसला हो गया, अब तुम्हारी पिटाई का वक्त है। एल्डर्स की मीटिंग पर कट होता है, जहां वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैरन ने अवेकन कर लिया है और 3 कैप्टन्स ने कंफर्म किया है। सेकंड प्रिंस राफेल शक कर रहा है कि पेल क्या प्लान कर रहा है, जिस पर पेल कहता है, ब्रो मुझे तो पता भी नहीं था। फिर कोई कमरे में घुसता है और हाइनरिक को बुलाता है। सब कंफ्यूज्ड होते हैं। राफेल बाहर जाता है और देखता है कि लियो बुरी तरह पिटा हुआ है, काउच पर पड़ा है जैसे माइक टाइसन से लड़कर आया हो। अपने बेटे का हाल देखकर राफेल पागल हो जाता है और फिर ये बास्टर्ड हमारे लड़के को कॉलर से पकड़ता है और मैनर्स के बारे में चीखता है। पेल बीच में आने की कोशिश करता है, मगर कैरन सुकून से बताता है कि लियो मेरे बाप की बेइज्जती कर रहा था और मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। राफेल इसे बकवास कहता है, जब तक पेल उसका कंधा पकड़कर कहता है कि बस बहुत हो गया। राफेल पेल पर चिल्लाता है कि ये सब उसकी खराब परवरिश का नतीजा है। तभी हाइनरिक बॉम्ब ड्रॉप करता है कि ड्यूक खुद फैसला करेंगे। सब सुन हो जाते हैं और हैलो की स्टडी में जाते हैं। राफेल अभी भी गुस्से में है। हैलो पूछता है कि कैरन ने आते ही इतना बड़ा हंगामा क्यों किया। पेल समझाने की कोशिश करता है, मगर हैलो उसे चुप करा देता है। कहता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा। और कहता है कि वो सीधा कैरन से सुनना चाहता था। हालांकि वो ऐड करता है कि पेले ने उसकी परवरिश ठीक की है और कोई वजह होगी। ये देखकर के हैलो सज़ा से पहले एक्सप्लेन करने का चांस दे रहा है। हमारा लड़का हैरान होता है और सोचता है कि दरिया दिली तुम पर सूट नहीं करती, यू बास्टर्ड, और उसे सीधा बताता है कि लियो ने उसके बाप की इंसल्ट की। राफेल उसे झूठा बोलता है, जब तक हैलो डेस्क पर हाथ मारकर चिल्लाता नहीं। राफेल को चुप रहने का हुक्म देता है। तुम्हारी आवाज़ कैसे ऊंची हुई? जिससे राफेल फौरन माफ़ी मांगता है, मगर हैलो कहता है कि वो लियो को बुलाकर फैक्ट्स कंफर्म करेंगे। फिर कैरन की तरफ मुड़कर कहता है, मैंने सिर्फ यही नहीं पूछना था। और कैरन कैजुअली बताता है, अगर आप मेरी मैजिक पावर का पूछ रहे हैं तो मैंने 3 साल पहले अवेकन कर ली थी, जिससे पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। और हैलो पूछता है कि उसने छुपाया क्यों, खास तौर पर अपने बाप से। कैरन कहता है कि उसे बाद में एक किताब पढ़कर पता चला कि ये मैजिक पावर है, और जब पता चला तो सोचा राज रखना बेहतर है। जब हैलो वजह पूछता है तो कैरन सबसे अजीब जवाब देता है, राज रखने में मज़ा आता है। और मज़ा दुगना था क्योंकि हमारे टेरिटरी के नाइट्स को भी आइडिया नहीं था। मतलब ये बच्चा 3 साल से सबको ट्रोल कर रहा था सिर्फ मज़े के लिए। बटलर लियो को मम्मी की तरह पट्टी में लपेट कर लाता है। हैलो पूछता है कि क्या उसने वाकई इंसल्ट की। लियो हिचकिचाता है, मगर कैरन फौरन ड्रामेबाजी शुरू करता है। कहता है भले ही कज़न ने मजाक उड़ाया,
मगर उसे मारना नहीं चाहिए था। ये सुनकर लियो डर जाता है। उसे कैरॉन के ऑरा का पीटीएसडी फ्लैशबैक होता है और वो बोल पड़ता है, हाँ ये सच है। हैलो कहता है कि सज़ा कल अवेकनिंग सेरेमनी के बाद मिलेगी। जब वो अकेले होते हैं, हैलो हाइंड्रिक से पूछता है कि वो पेले के बेटे के बारे में क्या सोचता है। हाइंड्रिक कहता है कि वो श्योर नहीं है, मगर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थीं। हैलो अग्री करता है, नोट करता है कि ना सिर्फ कैरॉन ने अकेले अवेकन किया और छुपाया, बल्कि वो नाइट्स की स्किल लेवल पर सवाल उठा रहा था। सटली पॉइंट आउट कर रहा था कि हैलो ने कमज़ोर नाइट्स भेजकर उन्हें नेग्लेक्ट किया। हाइंड्रिक कहता है वो ज्यादा सोच रहा है, मगर हेलो कहता है काश ऐसा ही होता, ये बच्चा मुख्तलिफ है। वो कल सेरेमनी में देखना चाहता है कि कैरन में क्या खास है, क्योंकि सिर्फ मैजिक अवेकन करना पूरी कहानी नहीं बताता। कैरन सेरेमनी सेफली कंप्लीट करता है या नहीं और वहाँ क्या हासिल करता है, हैलो बहुत क्यूरियस है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑल्टर दिखाया जाता है जो शायद फॉरेस्ट के अंदर गहराई में है, जहां सेरेमनी होनी है। रात का वक्त है और हमारे लड़के करोन को पूरी फैमिली लाइनअप के साथ फॉरेस्ट में ले जाया जा रहा है। करोन देखकर सोचता है, डैम, इन्होंने इसके लिए सबको बुला लिया। रिटायर्ड ग्रैंडपास जो अभी भी टक्कर दे सकते हैं, टेल्स, उसकी बेटी लीन, रफेल और उसका बेटा लियो, पूरा स्क्वाड यहाँ है। करोन को रियलाइज होता है कि ये सेरेमनी बड़ी डील है। वो आखिरकार स्टोन ऑफ ओथ के पास पहुंचते हैं। ग्रैंडपा हेलो आगे बढ़ता है और सीरियस होकर समझाता है, जब कैरन उस रिफ्ट में कदम रखता है जो स्टोन ने बनाई है, वो एक पर्सनलाइज्ड खौफनाक डायमेंशन देखेगा जो हर किसी के लिए अलग होता है, जिसका मकसद उस दुनिया से वेपन हासिल करना और उसे तबाह करना है। कैरन हाँ में सर हिलाता है, कहता है वो तैयार है, और हैलो उस एम्यूलेट को उठाता है जैसे एक्सोडिया समन करने वाला हो। जैसे ही वो एम्यूलेट स्टोन ऑफ ओथ से जुड़ता है, रियलिटी ग्लिच होने लगती है और स्पेस टाइम लिटरली फटने लगते हैं। प्रेशर इतना शदीद है कि सब अपने आप को संभाल रहे हैं। और हैलो कैरन से पूछ रहा है कि क्या वो डर रहा है, जबकि पहले बहुत परेशान लग रहा है। लेकिन कैरन बस कंधे उचकाता है, कहता है कि वो अभी वापस आ जाएगा, क्योंकि चीजें तबाह करना हमेशा से उसकी स्पेशलिटी रही है। जैसे ही वो उस डायमेंशनल रिफ्ट की तरफ चलता है, हैलो उसे आखिरी नसीहत देता है और चिल्लाकर कहता है कि अपने डर पर काबू पाओ। कैरन पोर्टल से गुजरता है और अंदाजा लगा उसने क्या देखा। सारे सिनेरियोज में से वो वापस अपने पुराने रूप केन एम्परर के लैपडॉग के तौर पर है, रेवोल्यूशन वाले दिन। और कैरन फौरन गुस्से में आ जाता है, सोचता है ऑफ कोर्स यही दिखाना था इसने। मेरी सारी यादों में से इस पत्थर ने ये गिल्ट ट्रिप ही चुना, जहां वो बेसिकली उसके मरे हुए साथियों को उसके मुंह पर मार रहा है और उसे अपनी लाइफ का सबसे बुरा दिन फिर से दिखा रहा है। जैसे ही वो थ्रोन रूम की तरफ बढ़ रहा होता है, एक अजीब और क्रीपी आवाज़ गूंजने लगती है जो उसे चाइल्ड ऑफ द ब्लू वुल्व्स बुलाती है और उसके एंसेस्टर्स के साथ किसी एंशिएंट कवेनेंट की बातें करती है। कैरन सोचता है, ग्रेट, क्या ये कोई डीमन है? लेकिन आवाज़ क्रिप्टिक तरीके से कहती है, नहीं भाई, तुम्हारा खून इतना प्योर है कि कोई मामूली डीमन पंगा नहीं ले सकता। अब मर्द बनो और उस थ्रोन तक जाओ। वो दरवाजों को धक्का देकर खोलता है और सामने वो थ्रोन है जिसके लिए एम्परर इतना पागल था कि उसने लिटरली डीमन से डील कर ली थी। कैरन वहां खड़ा रियलाइज करता है कि उसके सारे साथी सिर्फ उस चीज़ की वजह से मरे जो उस थ्रोन पर बैठी है, और ऐसा लगता है कि वो वहां पहुंचने के लिए उनकी लाशों पर चल रहा है। वो आवाज़ बोले जा रही है कि कैसे कैरन, जिसे कोल्ड नॉर्थ सी ने ब्लेस किया है, आखिरकार पहुंच गया है, और ब्लू क्लैन की तरफ से वेलकम होम और वो सब ड्रामा। फिर करन देखता है अपनी पुरानी तलवार, जब वो केन था, वही जो एम्परर ने दी थी, जिसका नाम रूइन है, और सरप्राइज सरप्राइज वो एक डिमोनिक सॉर्ड है। और आवाज़ उसे कहती है कि इसमें थोड़ा माना डालो, लेकिन करन फौरन कहता है हाँ रहने दो, वो तलवार लिटरली लोगों की सोल्स खाती है। मगर आवाज़ जिद करती है, कहती है कि करन के ग्रैंडफादर ने उससे पहले ही प्यूरिफाई कर दिया था, और जो वो देख रहा है वो बस एक डिमोनिक इल्यूजन है उसे डराने के लिए। हालांकि कैरन अब भी हिचकिचा रहा है, क्योंकि उस तलवार को छूने से वो सारी यादें वापस आ सकती हैं जब वो एम्परर के ऑर्डर्स आंखें बंद करके मानता था, जब तक कि उसे अपने दादा की बात याद नहीं आती कि अपने डर पर काबू पाओ। और फिर उसे समझ आता है, ओह, तो इसलिए दादा इतने प्यार से पेश आ रहे थे, क्योंकि ये सेरेमनी सिर्फ कोई कूल वेपन लेने के लिए नहीं है, ये थेरेपी है जो वेपन ट्रायल के भेस में है, जहां फैमिली एयर को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता है। तो कैरन तलवार पकड़ता है, कहता है ठीक है, अगर यही बात है तो खत्म करते हैं। और जैसे ही वो अपना माना उसमें चैनल करता है, वो सीधा समंदर की गहराई में पहुंच जाता है, जहां वो फ्लोट कर रहा है, और सोचता है
क्या ये एजर क्लैरिटी है? और देखता है कि तलवार उस ईविल दिखने वाली डिमोनिक ब्लेड से बदलकर कुछ बिल्कुल प्योर बन जाती है, जिससे करंट को एहसास होता है कि ये कोई आम तलवार नहीं है। ये उसके एंसेस्टर रेल की ओरिजिनल तलवार है। उसके दादा के पास भी प्रोजेनिटर की सॉर्ड है, लेकिन ये वाली ये वॉयल इतनी पावरफुल और फैमिली के यूजुअल स्टाइल से अलग है कि इसे लिटरली हिस्ट्री बुक से मिटा दिया गया था। फिर तलवार वाइल्ड होने लगती है और कैरन अपनी बॉडी में ज़बरदस्त पावर सर्च फील करता है, मुश्किल से खुद को संभालता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर आवाज़ कहती है, बस बर्दाश्त करो ब्रो, तलवार अपना माना तुम्हारे अंदर इनग्रेव कर रही है। और कैरन सोचता है ये अब तक का सबसे इंटेंस पावर अप है जो उसने फील किया है। फाइनली पूछता है, अच्छा इस तलवार का असली नाम क्या है? आवाज थोड़ा ड्रामेटिक हो जाती है, समझाती है कि ये तलवार स्पेसिफिकली डीमंस को मारने और उनकी पावर्स को खाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ तक कि डीमंस इससे इतना डरते थे कि उन्होंने इसे अपनी यादों से भी मिटा दिया। गहरे काले प्योर नॉर्थ सीज से पैदा हुई। इसका असली नाम गिलेटीन है, एग्जीक्यूशन सॉर्ड। कैरन इस ब्लेड को घूर रहा है और आवाज कहती रहती है कि ये उसकी डेस्टिनी से मैच करती है, परफेक्टली डार्क, जैसे गहरा समंदर। कैरन अब क्यूरियस है और पूछता है कि ये आवाज किसकी है। गैस करता है कि ये शायद ब्लू ड्रैगन हो सकता है, उनकी फैमिली का गार्डियन। लेकिन आवाज तुम अभी मेरा असली नाम जानने के काबिल नहीं हो वाला कार्ड खेलती है। कहती है कि अगर वो कभी इतना स्ट्रांग हो जाए कि सीज को डोमिनेट कर सके तो वो उन्हें नॉर्थ सी में ढूंढ सकता है, कैरन को थोड़ा अनॉय करते हुए। लेकिन उसका फोकस बड़ी चीज़ों पर है कि यहाँ से निकलना कैसे है। आवाज़ कहती है, तुम्हें पहले से पता है, और कैरन मुस्कुराता है, समझ जाता है कि उसे बस थ्रोन को तोड़ना है। कहता है वो हमेशा से उस चीज़ को तबाह करना चाहता था और वो अपना माथा गिलोटीन में डालता है और पूरी ताकत से हमला करता है। बाहर वापस टेंशन बहुत है। हेलो देखता है कि पहले स्ट्रेस लग रहा है और उसे चिल करने को कहता है, लेकिन पहले माफ़ी मांगता है। कहता है अपने बेटे को ऐसी चीज़ से गुजरते देखना मुश्किल है जो उसने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं की, जिस पर हेलो उसे कुछ वाइज बाप वाली एडवाइस देता है खुद को संभालने के बारे में। और पहले मुस्कुराता है, लेकिन तभी स्टोन ऑफ ओथ फिर से ग्लो करने लगता है, सिवाय इसके कि इस बार ये सिर्फ खुल नहीं रहा, ये टूट रहा है। हेलो शॉक्ड है। जैसे रियलिटी फिर से डिस्टॉर्ट होने लगती है। फॉरेस्ट एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है और पूरा ऑल्टर गिरने लगता है। हेलो चिल्ला रहा है, ये क्या हो रहा है? और फिर उस सारी तबाही के बीच से कैरन बस कैजुअली बाहर निकल आता है, अपनी नई तलवार पकड़े हुए, जैसे उसने अभी कोई पॉकेट डायमेंशन तबाह ना किया हो और सब उसे घूर ना रहे हों। फिर वो स्टोन ऑफ ओथ को ढूंढता है, जो अब गायब हो चुका है, क्योंकि हमारे लड़के ने कहा ट्रायल पास करो और साथ ही ट्रायल तोड़ दो, क्यों नहीं? तो सब वहाँ खड़े बिल्कुल शॉक्ड हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। जबकि पेले फुल पैनिक में किरण पर चिल्ला रहा है, भाई ये क्या किया तुमने, पत्थर क्यों तोड़ा? और किरण भी घबरा रहा है, क्योंकि सच में उसे खुद नहीं पता कि उसने क्या किया है। इस दौरान हैलो उस वेपन को घूर रहा है जो अभी जाहिर हुआ है, और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है जब वो धूले से कहता है वो गिलेटीन है। वो सोच रहा है कि किसी को उस तलवार का नहीं पता, क्योंकि ये तारीख के पहनों से मिटा दी गई है, जैसे हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट, जहां सिर्फ फैमिली हेड और बुजुर्ग ही कहानी जानते हैं, जिससे हैलो हैरान है कि आखिर ये लेजेंडरी माना की गई तलवार अभी अचानक कैसे आ गई। वो कैरन की तरफ मुड़ता है, पूछता है शायद वो तलवार से डर रहा है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आता है और वो कुछ बड़बड़ाता है कि कवेनेंट करीब आ रहा है। कैरन नीचे उस एंशिएंट डेथ प्लेट को देखता है और बस कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और हालो कहता है, चलो ठीक है। इसके बाद वो समझाने लगता है कि कैसे पुराने वक्तों में उनके एंसेस्टर्स ने ब्लू ड्रैगन के साथ ये पैक्ट किया था कि सारे डीमंस को ख़त्म कर देंगे, मगर वो नाकाम रहे। तो उन्होंने ये स्टोन ऑफ ओथ सबूत के तौर पर छोड़ा कि उन्होंने कोशिश की थी। बेसिकली ये जिम्मेदारी फ्यूचर जनरेशन्स पर डाल दी, और अब ऐसा लगता है कि कैरन वो बेचारा बंदा है जिसको ये काम ख़त्म करना है। हालो अपना हाथ ड्रामेटिक तरीके से उठाता है और ऐलान करता है कि कैरन सन ऑफ पेल अब फोर्ट्रेस का ऑफिशियल मेंबर है, जिसे खुद गिलोटीन ने चुना है, और वो स्पिरिट सी स्टाइल सीखने के लायक है, जो सुनने में कूल लगता है, जब तक आपको याद ना आए कि ये बेसिकली मुबारकबाद है कि आप एक एंशिएंट खूनी दुश्मनी में फंस गए हैं। राफेल साइड में खड़ा अभी भी अपने बेटे के हेयर कट वाली ट्रेजेडी पर गुस्सा है, बड़बड़ाता है कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि इस ब्राइड को ये ऑनर मिल रहा है, जबकि टेल्स इस बारे में ज़्यादा चिल है, बस तलवार के बारे में क्यूरियस है। जब सब बातें कर रहे हैं
पाले करेन को तसल्ली देता है, कहता है उसे लगा था वो फैमिली आर्सेनल के हर वेपन को जानता है, मगर इस चीज़ का कभी सुना भी नहीं, और सिर्फ इसे देखने से उसे खौफ आ रहा है। वो मानता है कि उसका बेटा उस रास्ते पर चल रहा है जो वो खुद कभी नहीं संभाल सका, लेकिन वो फैमिली ड्रामा को कामयाबी के बीच नहीं आने देगा और हैलो अनाउंस करता है कि अवेकनिंग सेरेमनी खत्म हुई और अब निकलने का वक्त है। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, रफेल आपा खो देता है और अपने भाई टेल्स पर चिल्लाना शुरू करता है। पूछता है कि क्या वो सीरियस है कि वो बस खड़ा रहेगा और ये होने देगा। और टेल्स कहता है उन्हें जल्द ही प्राइवेट में बात करनी होगी, और ऐड करता है कि रफाइल जैसा लालची और एम्बिशियस बंदा भी फील कर सकता है कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है, जिससे सवाल उठता है कि क्या टेल्स को सोड के बारे में पता था, जिस पर वो जवाब देता है नहीं, पहली बार देख रहा हूँ, जिससे रफाइल को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेल का बेटा ही क्यों। पेल समझदारी की बात करने की कोशिश करता है कि ये वक्त फैमिली लड़ाई का नहीं है। और सीन कट होता है अगले दिन ट्रेन स्टेशन पर, जहां पेले एक फिक्रमंद बाप बन रहा है। कैरन से पूछता है कि क्या वो वाकई फोर्ट्रेस में अकेला ठीक रहेगा, जिस पर हेनरिक जवाब देता है, यार क्या फोर्ट्रेस से ज़्यादा सेफ कोई जगह है? पेले मानता है कि ये सच है, बाहर के खतरों से सेफ है, लेकिन वो अंदर के खतरों से परेशान है, मतलब उसके धोखेबाज भाई। हालांकि उसे शक है कि वो कुछ ज़्यादा क्रेजी करने की कोशिश करेंगे, जबकि उसके वालिद वहाँ हैं। हेनरिक गला साफ करता है और खबर देता है कि वो शख्स जो करेन को स्पिरिट सी स्टाइल सिखाने के लिए असाइन किया गया है, वो और कोई नहीं, लेडी सबीना है। ये नाम सुनते ही पेले का चेहरा खिल उठता है। कहता है उसने अपनी फूफो आंट को मुद्दत से नहीं देखा, लेकिन अगर वो करण को सिखा रही हैं तो वो रिलैक्स हो सकता है, और करण भी नाम फौरन पहचान लेता है। वो हैलो की बहन है, उतनी ही स्किल्ड मास्टर हैं जितना वो हैं, जिन्हें पुराने दिनों में वाइट वुल्फ कहा जाता था। पेले उसे बताता है कि उसकी आंट ने हमेशा उसे बहुत लाड प्यार दिया है, तो वो उनकी बेअदबी ना करे, और करण वादा करता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। हाइनरिक ऐड करता है कि फैमिली हेड पाले के लिए फोर्ट्रेस में एक रेजिडेंस तैयार करवा रहे हैं ताकि वो कभी भी आ सके, जिससे पाले बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है वो अपने वालिद का बहुत शुक्रगुजार है, और हाइनरिक कहता है कोई बड़ी बात नहीं। पाले अलविदा कहता है, कैरन से कहता है अगर कभी मदद चाहिए हो तो कांटेक्ट करे, और ट्रेन में वापस बैठ जाता है। कैरन फोर्ट्रेस के ऊपर जाता है जैसे हाइनरिक उसे कहता है उन्हें चलना चाहिए क्योंकि सबीना इंतजार कर रही हैं, जिस पर कैरन जवाब देता है हाँ, अपनी ग्रेट आंट को इंतजार नहीं करवा सकता। और हाइनरिक फौरन उसे रोकता है, ज़रूरी एडवाइस देता है कि सबीना को ग्रैंडमदर बुलाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और करण को हर हाल में उस लफ्ज़ से बचना चाहिए। हालांकि करण उसे हेड्सअप के लिए थैंक्स बोलता है, जबकि दिल में सोचता है दादी को दादी बुलाने में क्या हर्ज है। वो फोर्ट्रेस में एंटर होते हैं और हाइनरिक एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ही इस कल्टिवेशन चेंबर में एंटर हो सकते हैं। करण को बताता है कि सबीना पहले से अंदर हैं और लियो भी वहाँ है, जिससे करण एक्साइटेड हो जाता है कि लियो के साथ ट्रेनिंग करना मज़ा देगा, खास तौर पर क्योंकि लियो ने स्पेसिफिकली सबीना के अंडर ट्रेन करने की रिक्वेस्ट की थी। कैरन कहता है वो अंदर जा रहा है, और जैसे ही वो भागता है हाइनरिक उसे जाते हुए देखता है। सोचता है यहाँ माहौल फिर से लाइवली होने वाला है। कैरन दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और फौरन अंदर से आने वाला इंटेंस ऑरा फील कर सकता है। सोचता है हाँ, ये सीरियस है। तभी वो एक आवाज़ सुनता है जो पूछती है कि क्या वो वहाँ पूरा दिन एक इडियट की तरह खड़ा रहेगा अंदर आने के बजाय। वो एंटर करता है, वो में इज्जत से भाव करता है और उसका मुंह खुला रह जाता है जब वो पूछती हैं कि क्या वो हैरान है कि वो वैसी नहीं दिखती जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। रिवील करती हैं कि वो हेलो से काफ़ी यंगर दिखती हैं, जैसे कि ये औरत किसी की ग्रैंड मदर नहीं लगती। और वो कैजुअली मेंशन करती हैं कि वो पैले का बेटा है और कहती हैं वक्त वाकई उड़ जाता है, जिससे केरन का दिमाग तेज़ चलता है। वो सोचता है उन्होंने ज़रूर मैजिक से अपनी बॉडी रिकन्स्ट्रक्ट की होगी, जो एक 8 स्टार नाइट एबिलिटी है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है ना। वो उस पर गुस्सा होती हैं, पूछती हैं वो वहाँ स्टैचू की तरह क्यों खड़ा है और उसे बैठने को कहती हैं। कैरन लियो के बराबर में चौकड़ी मारकर बैठा है। सबीना कहती है उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा बच्चा उसे वाइट वुल्फ बुलाएगा। कैरन एक्सप्लेन करता है कि उसे हिस्ट्री पसंद है और उसने किताबों में उनके बारे में पढ़ा है, जिस पर वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ये वाकई उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना हैलो ने बताया था। और जब कैरन एक्साइटमेंट में पूछता है कि उसके दादा ने क्या कहा था, तो वो बताती हैं कि हैलो ने कहा था ये वो बच्चा है जिसे सबीना ज़रूर पसंद करेगी, और अब जब उन्होंने उसे देख लिया वो समझ गईं क्यों।
हैलो ने बताया था कि कैरन वो बच्चा है जिसे एक बहुत बड़े समंदर में नेविगेट करना है और सबीना को उसकी मदद करनी है ताकि वो एक दिन सी पर रूल कर सके। वो खड़ी होती हैं, कहती हैं शुरू करने का वक्त है और समझाती हैं कि एजो मना यूज़ करके वो अपनी बॉडीज़ के अंदर समंदर बनाते हैं। मतलब जितने ओशन वो ऑपरेट करेंगे उतने ही स्ट्रांग होंगे और जब वो 8 ओशंस ऑपरेट कर लें तो वो 8 स्टार लेवल पर पहुंच जाते हैं। वो स्टेज जहां वो उन 8 ओशंस को ऐसे ऑपरेट करें जैसे वो एक बड़ा समंदर हो, वो 9 स्टार कहलाता है। और पूरे कॉन्टिनेंट पर सिर्फ 3 लोग उस लेवल तक पहुंचे हैं और एम्पायर में सिर्फ एक शख्स। कैरन कहता है कि वो उसके ग्रैंडफादर हैं और वो कहती हैं बिल्कुल सही, जिससे कैरन डिटर्मिन्ड हो जाता है कि इस लाइफ में वो वहां पहुंचेगा जहां हेलो है। वो कैरन के अंदर की तलब फील कर सकती हैं और कहती हैं कि ये दिलचस्प लड़का है और इसे ट्रेन करने में मजा आएगा। फिर वो स्टार्ट करने का फैसला करती हैं और कहती हैं पहले मना को उन रास्तों से फ्लो होने दो जो रिचुअल ने खोले थे, और याद रखो सी की पावर कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कंट्रोल किया जाए बल्कि एक्सेप्ट करना होता है। वो अपना माना फील करने लगता है, कहता है ये सख्त लहरों जैसा है और उसे इसे शांत करना होगा। वो अपने दिल से फोकस करना शुरू करता है और वो लियो से बहुत मुख्तलिफ दिख रहा है कि वो कितना माना प्रोड्यूस कर रहा है। सबीना ये नोटिस करती हैं, सोचती हैं कि क्या वाकई ये उस बच्चे का माना है जिसने अभी अवेकनिंग रिचुअल ख़त्म किया है, क्योंकि लियो भी, जिसे पिछले 2 साल से डोमिनेशन टेक्निक सिखाई जा रही है, अभी सिर्फ 2nd स्टार लेवल के लिए एम कर रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में कैरन अपने माना पैसेजेस खुद बना रहा है, हालांकि उन्होंने अभी सिखाया भी नहीं। कैरन कहता है उसे दर्द फील हो रहा है, जैसे उसकी बॉडी फट रही हो, और वो ट्रेनिंग रोक देता है। सबीना सोचती है कि वो स्ट्रेन फील कर रहा है और ये अच्छी बात है कि वो अपनी पेस कंट्रोल कर सकता है। वो लियो की तरफ देखती हैं जिसकी हालत खराब लग रही है और वो कहती हैं कि उन्होंने मना किया था कि ज़बरदस्ती मना ऑपरेट मत करो। लियो माफ़ी मांगता है और वो कहती हैं कि वो कैरन पर इतना फोकस थी कि भूल गईं कि भले ही इन्होंने माना अवेकन कर लिया है, ये अभी भी सिर्फ बच्चे हैं, मगर वो बस ये सोचती हैं कि कैरन के बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं। वो सोचती हैं उन्हें अडल्ट की तरह एक्ट करना होगा ताकि ये अपनी बॉडीज़ को नुकसान ना पहुंचा लें। वो दिल में मानती हैं कि ये इम्प्रेसिव है कि कैरन अपनी लिमिट्स पर रुक गया और इतनी छोटी उम्र में खुद पर काबू रखना, डिस्पाइट इसके कि वो स्ट्रांग होना चाहता है, दिखाता है कि उसका बड़ा भाई कितना ब्राइट था। मगर उन्हें नहीं लगता कि उन्हें कैरन के लिए लाइट हाउस बनने की ज़रूरत पड़ेगी। वो चलते हुए उसे आवाज़ देती हैं कि 3 साल में वो उसकी सेफ्टी की गारंटी देंगी और उसे सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकत बनाने पर फोकस करना चाहिए। कैरन कहता है ठीक है, अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का वक्त है। तो वो वहाँ जाते हैं जहाँ बाकी सारे ट्रेनीज हैं और फैंटेसी साइटामा भी ट्रेनिंग कर रहा है। इंस्ट्रक्टर लियो और कैरन को आते हुए देखता है और लियो पूछता है कि क्या वो वाकई ट्रेनिंग के लिए उस तलवार को यूज़ करेगा। कैरन कहता है बिल्कुल, जबकि सब कह रहे थे इसका ऑरा खतरनाक है तो उसे तलवार म्यान से निकलने की इजाज़त नहीं है, और लियो कहता है वो इस बारे में बात नहीं कर रहा। इंस्ट्रक्टर दोनों को वेलकम करता है और कैरन उसे देखता है। बंदा अपना इंट्रो करवाता है कि आज से वो उनकी शॉर्ट ट्रेनिंग का इंचार्ज होगा और वो सी वुल्फ नाइट्स का कमांडर है। नाम है सर जिर विंटरगार्ड। कैरन कहता है मिलकर खुशी हुई, और वो एक नज़र में बता सकता है कि ये बंदा 8 स्टार लेवल पर है। जिर कहता है कि शायद उन्हें ये, लेकिन वो उन्हें यंग मास्टर या ऐसा कुछ बुलाकर एड्रेस नहीं करेगा जब तक वो मनवा ना लें। करन कहता है वो फिक्र ना करें, बल्कि ये उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि वो वैसे भी उस टाइटल का आदी नहीं है और वो अच्छी तरह जानता है कि फैमिली ट्रेडिशन में ब्लू वुल्फ्स की इज्जत स्किल से कमानी पड़ती है, ये एक टेस्ट है। जिर कहता है ये काफ़ी दिलचस्प रिएक्शन है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे बेइज्जती समझते और लियो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, और लियो बस सोच रहा है कि मैं मुफ्त में क्यों पैसा जा रहा हूँ। कैरन उसे घूरता है, हंसता है और कहता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आखिर में सब उसके पैरों में झुकेंगे। और जिर कहता है कि शायद आखिरकार कोई ढंग का सक्सेसर आ ही गया। लेकिन फिर वो हमारे लड़के को देखता है जो एक खौफनाक शक्ल बना रहा था, और जिर फौरन अपनी राय बदलता है कि शायद उस घटिया लियो से भी कोई बुरा आ गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरा 3 साल का टाइम स्किप मिलता है और हैलो अपनी बहन के साथ चिल कर रहा है, ड्रिंक्स पी रहा है और वो तारीफ कर रही हैं कि उन भाई की लिकर कलेक्शन बिल्कुल आग है। हैलो को कॉम्प्लीमेंट पसंद आता है लेकिन कहता है हाँ ये सच है, मगर मेरी स्टैश चुराना बंद करोगी? लेकिन सबीना बात टाल देती हैं, कहती हैं 3 साल उन शरारती बच्चों को सिखाने के बाद ये कम से कम चीज़ है जो वो कर सकता है।
ये सुनकर हैलो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता है, पूछता है इतना अरसा देखने के बाद वो उस लड़के के बारे में क्या सोचती हैं, और सबीना धमाका कर देती हैं। वो सीधा कैरन को मॉन्स्टर बुलाती हैं। हैलो फौरन कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तो मेरे पोटाई को मॉन्स्टर बुला रही हो? लेकिन सबीना अपनी बात पर कायम रहती हैं, कहती हैं इस पॉइंट पर उसे जीनियस बुलाना भी इंसल्ट होगी। फिर हैलो जिर की तरफ मुड़ता है, ब्रो मेरी साइड लो। लेकिन जिर कहता है नहीं, वो सही कह रही हैं। 3 साल इस बच्चे को देखने के बाद मुझे उनकी हर बात से अग्री करना पड़ेगा। वो कैरन की सारी इनसेन क्वालिटीज़ गिनाने लगता है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज़, उसका टैलेंट, उसका एटीट्यूड, ट्रेनिंग मेंटालिटी, और फिर एक बड़ा झटका देता है। कैरन दरअसल ह्यूगो से बेहतर है। वो पहला ग्रैंड एयर जिसे सब अल्टीमेट प्रोडिजी मानते थे। हैलो का दिमाग बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो कहता है, रुको, तुम कह रहे हो वो ह्यूगो के बराबर है, वो बंदा जो पूरी अंपायर में सबसे बेस्ट टैलेंट माना जाता था? और जिर बस हाँ में सर हिलाता है कि हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। अब सबीना सीरियस हो जाती हैं, कहती हैं ये फैमिली के लिए वाकई बड़े मसले खड़े करने वाला है अगर सही से हैंडल ना किया गया। कंफ्यूज्ड हैं और वो समझती हैं कि उन्हें सोचना पड़ेगा कि सक्सेशन लाइन के लिए कैरन के होने का क्या मतलब है। बेसिकली क्या होगा जब कैरन का टैलेंट सबको पता चल जाएगा और उसके अंकल्स को रियलाइज होगा कि उनके अपने बेटे उनके भतीजे के सामने फीके पड़ रहे हैं। हैलो अपने बेटों को डिफेंड करने की कोशिश करता है, कहता है क्या वो वाकई ये सोचती हैं कि वो अपने ही भतीजे को थ्रेट समझेंगे? मगर सबीना नहीं मानती। वो पॉइंट आउट करती हैं कि श्योर, हैलो के पास अभी सब कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही पूरी एम्पायर में कैरन की रिडिक्युलस टैलेंट की खबर फैलेगी, चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। हैलो को एहसास होता है कि पॉइंट तो है। फिर सबीना उदास हो जाती हैं और हैलो से पूछती हैं कि क्या ओटस्टोन टूटने की वजह से ये उनकी फैमिली का एंड है। प्लस नॉर्थ सी के पार से मैजिकल बीस्ट सैलाब की तरह आ रहे हैं। ये सब देखते हुए ये ऑब्वियस है कि उनकी फैमिली शायद खत्म होने वाली है। लेकिन हैलो उन्हें कहता है कि इस बारे में ना सोचें, क्योंकि जिस शख्स ने स्टोन तोड़ा है वही नया स्टोन उठाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके फाउंडिंग एंसेस्टर ने बहुत पहले किया था। सबीना कहती हैं, रुको, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्या ये कोई सीक्रेट प्रोफेसी है जो सिर्फ फैमिली हेड जानता है? और हैलो कंफर्म करता है कि कवेनेंट का वक्त आ रहा है। सबीना आह भरती हैं, रियलाइज़ करती हैं कि उनके प्यारे से छोटे बच्चे के कंधों पर दुनिया का बोझ आने वाला है, और पूछती हैं कि हैलो कैरन को ये सब कब बताएगा। हैलो बस कहता है वो सही वक्त आने पर बता देगा। सीन बदलता है और पेल हमारे लड़के का एक खत पढ़ रहा है। ये शुरू तो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, जहां वो पूछता है कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं और ना मिलने पर माफ़ी मांगता है क्योंकि वो लगातार ट्रेनिंग में बिजी था। वो अपने डैड को कहता है सर्दी से बचकर रहें क्योंकि विंटर आ रहा है, और वो जानता है उसके फादर को जल्दी ठंड लग जाती है। फिर वो कैजुअली मेंशन करता है कि उसने पहले ही 4 स्टार सी कंट्रोल मास्टर कर लिया है और हेरिंग स्वॉर्ड्समैनशिप की 4th फॉर्म भी। वो कहता है कि वो रिश्तेदारों के साथ घुल मिल गया है और लियो का ख्याल रख रहा है, लेकिन फिर खत की असली वजह सामने आती है। वो कंगाल हो चुका है और उसे अलाउंस बहरानी की ज़रूरत है। वापस उसके डैड पेले की तरफ बंदा लिटरली हंस रहा है। हाइंड्रिक से पूछता है क्या उसे याद है वो कितना स्ट्रेस था जब उसने पहली बार 3 साल पहले करन को फोर्ट्रेस भेजा था, लेकिन अब बच्चा थ्राइव कर रहा है। हाइंड्रिक मेंशन करता है कि करन की वजह से फोर्ट्रेस अब कभी शांत नहीं रहता। पेले कहता है वो उसे समझाता रहता है कि इतना प्रोमिनेंट मत बनो, मगर हाइंड्रिक वो पोएटिक लाइन मारता है कि हीरा छुपाने से भी चमकता है। फिर मामला सीरियस हो जाता है। वो वार्न करता है कि सिचुएशन बदल रही है और वो ज़्यादा अरसे तक कैरन की एबिलिटीज़ को राज नहीं रख पाएंगे। शायद उसे जल्द ही कोई असली मिशन मिल जाए। पैल परेशान है क्योंकि उसके 2 बड़े भाई डेफिनेटली कैरन के उभरते हुए स्टार से खुश नहीं होंगे, मगर हाइंड्रिक उसे तसल्ली देता है कि एंट सबीना कैरन को बहुत मानती हैं और उनकी प्रोटेक्शन के होते हुए भाई वाकई कुछ करने की कोशिश नहीं कर सकते। पैल रिलीफ फील करता है, कहता है कैरन हर लेटर में बताता है कि सबीना उसका कितना ख्याल रखती हैं, मगर ये कन्फर्म सुनकर अच्छा लगा। हाइंड्रिक ऐड करता है कि सबीना के दिल में हमेशा से पेले के लिए भी नरम गोशा रहा है, और पेले मजाक करता है कि वो सारी मंथली अलाउंसेस जो वो भेजती रही हैं ज़रूर मदद कर रही होंगी। लेकिन फिर पेले दोबारा परेशान हो जाता है और कहता है उसने सुना है कि सबीना जल्द ही फोर्ट्रेस छोड़कर जा रही हैं। हाइंड्रिक कहता है टेंशन ना लें, क्योंकि कैरन ने फोर्ट्रेस नाइट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। उन्होंने उसे एक निकनेम भी दिया है, जो अपैरेंटली बहुत बड़ी बात है। पेले हंसता है, कहता है उसने इस बारे में सुना है। वो उसे कहते हैं यंग मैड। डॉग ऑफ द एज्योर सी फोर्ट्रेस।
हम ट्रेनिंग सीन पर कट करते हैं और वहाँ कैरन कॉम्बैट में किसी नाइट की ब्लेड को बुरी तरह तबाह कर रहा है। नाइट हैंस कहता है, यार बस करो, मैं हार गया, और पूछता है, तुमने मेरी तलवार को रीडायरेक्ट कैसे किया और हिट को टैंक कैसे किया। लेकिन हमारा लड़का बेसिकली उसे कमज़ोर बोलता है। कहता है, एक ग्रोन मैन को ओवरपावर करना इतना आसान नहीं होना चाहिए और हांस के मसल्स बस शो के लिए हैं। ये सुनकर हांस हैरान है क्योंकि किसी ने कभी उसे कमज़ोर नहीं कहा। या ये नहीं कहा कि उसके मसल्स डेकोरेटिव है, लेकिन करण बस सच बोल रहा है। हंस मानता है कि मैजिक के बिना करण से लड़ना नामुमकिन होता जा रहा है और पिछले साल तक हालात इतनी खराब नहीं थी। वो मेंशन करता है कि शायद करण को जल्द ही किसी मिशन पर भेजा जाए, शायद वेस्ट में ग्रैनरी रीजन, जहां मैजिकल बीस्ट ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। करण फौरन लियो की तरफ मुड़ता है, पूछता है क्या उसने ये सुना, और लियो कहता है वो करण के साथ डिप्लॉय नहीं होना चाहता। जो बंदा उसके साथ स्पार कर रहा है वो उसे अपने मैच पर फोकस करने को कहता है। लियो माफी मांगता है मगर कहता है कम से कम मिशन पूरा करने से शायद उसके पेरेंट्स प्राउड हों। वापस पहले और हाइंड्रिक पर। पहले कहता है कि हाइंड्रिक को बुलाने की असली वजह लेटर्स नहीं थी, ये कुछ और है। वो हाइंड्रिक को कुछ दिखाता है जो थीफ इंस्पेक्टर्स ने बेलिस की बैरनी से आने वाले मर्चेंट वैगन में ढूंढा। हाइंड्रिक चेक करता है, पूछता है क्या ये वही है जो वो सोच रहा है। पहले हाँ में सर हिलाता है कि ये ड्रग्स हैं और इसीलिए उसे चाहिए कि हाइंड्रिक बेलिस बैरनी को इन्वेस्टिगेट करे। सीन बदलता है और हम एक बंदे को ट्रेन से उतरते देखते हैं जो पूछ रहा है कि क्या ये एजर सी फोर्ट्रेस है। कट होता है हमारे लड़के कैरन पर, जो सीधा जिर की लिकर स्टैश चुरा रहा है और उसे इस पर जरा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा। वो सोच रहा है कि सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे की बॉडी में फंस गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल गया है कि अच्छी शराब का टेस्ट कैसा होता है। प्लस जिर से चुराने का थ्रिल कभी पुराना नहीं होता। तभी वो दो रैंडम लोगों को देखता है जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। एक बंदा बटलर से पूछ रहा है कि क्या ये सच है ड्यूक वहां से चले गए हैं। कह रहा है कि उन्हें अर्जेंट बिजनेस था। करण करता है कि ड्यूक किंग की चापलूसी करने कैपिटल गया है, इसलिए अभी नाइट कमांडर सारी चीजें चला रहा है। करण उन्हें आवाज देता है और बटलर उसे वहां देखकर डर के मारे उछल ही पड़ता है। करण पूछता है कि वो इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं। बंदा अपना इंट्रोडक्शन हाउस बेलिस के बैरन रोहन के तौर पर करवाता है और कहता है उसकी एक अर्जेंट रिक्वेस्ट है। करण बस उसे घूरता है और रोहन बताना शुरू करता है कि कैसे करण उस थर्ड प्रिंस का बेटा है जिसे सक्सेशन से निकाल दिया गया था। वो कहता है, अपने बाप के बरक्स कैरन ने वाकई मैजिक अवेकन कर लिया है और मैं हाउस में ट्रेनिंग कर रहा है। वो ये पूरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन वाला ड्रामा कर रहा है जबकि कैरन वहाँ चोरी की हुई शराब पकड़े खड़ा है। कैरन फॉर्मेलिटीज़ को काटता है और कहता है कि वो उसकी बात सुनेगा। बटलर मशवरा देता है कि इस बंदे को नाइट कमांडर के पास भेज देते हैं, मगर रोहन का दिमाग वहाँ फंसा है कि आखिर ये बच्चा शराब की बोतल पकड़े क्यों खड़ा है। कैरन एक्सप्लेन करता है, आमतौर पर वो ये सब प्रॉक्सीज के जरिए हैंडल करता, लेकिन अगर रोहन खुद चलकर यहाँ आया है तो मामला सीरियस होगा। ये मुनासिब है कि एक नोबल ही उसे डायरेक्ट रिसीव करे। बटलर कहता है वो जाकर अलग से जर को बता देगा और कैरन कहता है हाँ यही करो। रोहन सोच रहा है इस बच्चे की पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स तो इम्प्रेसिव हैं, मगर वो लिकर बॉटल वाकई उसे कंफ्यूज कर रही है। वो सोच रहा है क्या बाकी फैमिली को कोई मसला नहीं कि एक 12 साल का बच्चा शराब पी रहा है। कैरन सीधा मुद्दे पर आता है, पूछता है क्या मसला वो बैंडेड ग्रुप है जिसने बैरनी के ईस्टर्न माउंटेन्स में कैंप लगाया हुआ है। रोहन कंफर्म करता है। कैरन डिटेल बताता है, जब से वो कमीने आए हैं ड्रग्स हर जगह फैल गए हैं और आम लोगों को अगवा करके गुलाम बनाकर बेचा जा रहा है। रोहन मानता है, हाँ ये शर्मनाक है, मगर उनकी बैरनी की ज़मीन बेकार है और कोई ख़ास स्पेशलिटी भी नहीं। उनके पास पूरे साल से कोई ढंग की मिलिट्री नहीं थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं सके। उसके डैड से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बची खुची सोल्जर्स को लेकर हमला करने गए। नतीजा वैसा ही हुआ जैसा एक्सपेक्ट कर सकते थे। उनका कत्लेआम हो गया। अब उसके डैड उस लड़ाई की वजह से बिस्तर पर पड़े हैं। वो खुद को अपने बाप और लोगों की तकलीफ का जिम्मेदार समझता है। कैरन इस बारे में सोचता है। जब से उन्होंने उस ईविल एम्परर को हटाया है, इंपीरियल आर्मी का पूरा ध्यान साउथ पर है क्योंकि वहाँ जंग है। नॉर्थ के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं बचे, तो जाहिर है पब्लिक ऑर्डर तो खराब होना ही था। डिज़र्टर वाली थ्योरी वाकई सेंस बनाती है। फिर वो मूड बदलता है और पूछता है क्या रोहन ड्रिंक लेगा क्योंकि माहौल भारी हो गया है। वो हंसता है और बताता है कि उसकी बारनी उसके फादर की टेरिटरी से मिलती है। अपनी पोजीशन से वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता। अगर मुमकिन हो तो वो पर्सनली हेल्प करना चाहता है। रोहन शुक्रिया अदा करता है, मगर वो
अंदर ही अंदर सोच रहा है कि क्या वाकई एक बच्चे के हाथ से शराब लेकर पीना ठीक है। करण कहता है ये माल जहर की कलेक्शन से चुराया है, तो उन्हें वाज रखना होगा। रोहन पॉइंट आउट करता है कि जहर नाइट कमांडर है और बिल्कुल उसी वक्त जहर अंदर चला आता है। कहता है उसे लगा था उनका अग्रीमेंट हुआ था कि करण उसकी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। रोहन को तो हार्ट अटैक होने वाला है। जहर अपनी बदतमीजी की माफ़ी मांगता है। कहता है कोई तरीका नहीं था कि यंग बैरन को उनकी सिचुएशन का पता होता तो वो परेशान ना हो, उसने बैरनी में बैंडिट्स की मुसीबत के बारे में सुना है। रोहन कंफर्म करता है कि इसलिए वो फोर्ट्रेस आया था, देखने के लिए कि क्या नाइट्स मदद कर सकते हैं। जैर मानता है कि ये अर्जेंट है और कैरन बस जोर से हंसता है। जैर उसे कहता है अल्कोहल उसकी एज के लिए अच्छी नहीं और कप छीन लेता है। कैरन रोता है कि उसे अपनी शराब वापस चाहिए और जैर रोहन से उस हंगामे के लिए माफ़ी मांगता है जो वो देख रहा है। रोहन कहता है ठीक है। जैर सीरियस हो जाता है, कहता है क्योंकि रोहन उनके पास आया है, वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे जब एक पुराना साथी मुसीबत में हो। रोहन रिलीफ फील करता है। जैर कहता है वो जल्द ही ट्रूप्स ऑर्गेनाइज करके भेज देंगे तो वो फिक्र ना करे। रोहन सोच रहा है आखिरकार वो अपने लोगों के लिए खुशखबरी ला सकता है। कैरन कहता है वो भी जाना चाहता है। जहर फौरन मना कर देता है। दुश्मन ट्रेंड हैं और कौन जाने किस किस्म के एक्सपर्ट्स उनके साथ मिक्स्ड हैं। रोहन सोच रहा है क्या ये बच्चा वाकई मदद करने के लिए सीरियस था। माना कि वो मेन हाउस में ट्रेन कर रहा है, मगर वो बिकता तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल का है। जहर मानता है कि सिर्फ 3 साल में करण ने अपने मैजिक को 4th स्टार रेलम तक पहुंचा दिया है और स्पोर्ट्समैनशिप की 4th फॉर्म हिट कर ली है, मगर असली जंग अलग होती है। करण आर्ग्यू करता है कि ओवर प्रोटेक्शन उसके लिए अच्छी नहीं है। वो वेस्ट में भेजा जाना पसंद करेगा क्योंकि इनविजिबल डेंजर अनसीन डेंजर से बेहतर है। जैर कहता है उसका कोई इरादा नहीं कि वो करण को ऐसे दुश्मनों से लड़ने का रिस्क लेने दे जिनका साइज, ताकत या बेस कहाँ है कुछ पता नहीं। करण मुस्कुराता है और कहता है वो जैर को एक ऐसी ऑफर देगा जो वो मना नहीं कर पाएगा। रोहन और जैर दोनों सोच रहे हैं आखिर वो क्या हो सकता है। सीन कट होता है कोकोनट हेड लियो पर, जो पूछ रहा है वो यहाँ क्यों है। करण एक्साइटेड है, कहता है ये बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि ये उनका पहला मिशन है। जर गुस्से में है, रियलाइज करता है उसके साथ गेम हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा करण ने सबीना को इसमें घसीट लिया। वो बस मुस्कुरा रही हैं, कहती हैं ये दोनों कितने क्यूट हैं। जर मानता है कि ये अच्छा हो सकता है क्योंकि एक रिलायबल गार्डियन उनके साथ जा रहा है। वो भी अपने पहले मिशन के लिए बहुत एक्साइटेड थी पुराने दिनों में। उसे लगता है अगर करण ने इस शर्त पर एक्सेप्ट किया कि लियो साथ आएगा तो वो ज़रूर लियो की ट्रेनिंग से सैटिस्फाइड होगी। रोहन का दिमाग हिल गया है कि लेजेंडरी वाइट वुल्फ यहाँ है, मगर वो अब भी सिर्फ 2 बच्चों को ले जाने पर परेशान है। अगर ड्यूक के पोते को कुछ हुआ तो उसकी हाउस जिम्मेदार ठहरेगी। जैर उसे रिलैक्स करने को कहता है। जिस चीज़ से वो डर रहा है वैसा नहीं होगा। रोहन पूछता है क्या वो इतना ऑब्वियस था, और जैर कहता है सबीना के वहाँ होते हुए उन दोनों को कुछ नहीं होने वाला। फिर सबीना बॉम्ब फोड़ती हैं। जब तक के बच्चों की जान को खतरा ना हो वो बीच में आने का कोई प्लान नहीं रखती। लियो और रोहन दोनों खौफजदा दिख रहे हैं। ज़ीर कहता है वो जानता है कि वो उनकी ग्रोथ पर भरोसा करती हैं, मगर यार ये कुछ ज़्यादा ही सख्त है। वो कहती हैं कि ज़ीर जानता है बात इससे बढ़कर है, एक वजह है जिसकी बिना पर वो सामने नहीं आ सकती। ज़ीर कहता है वो समझता है और अगर ये उनका फैसला है तो वो कबूल करता है। ट्रेन सिग्नल देती है कि चलने के लिए तैयार है और वो कहती हैं वक्त हो गया। लियो कमज़ोर लग रहा है और बहुत नर्वस है। सबीना कहती हैं नर्वस होना फितरी बात है, मगर उसे इसे एक मौका समझना चाहिए ये साबित करने का कि उसने 3 साल कितनी मेहनत की है। ब्लू वुल्फ्स का मेंबर माने जाने का चांस। वो कहता है वो सही कह रही हैं। करण पूछता है कि क्या उसे हमेशा कोई चाहिए होता है जो उसे पीछे से धक्का दे। लियो उसे कहता है बकवास बंद करो और वो ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। करण कहता है उसे उनकी जगह ढूंढनी है। लियो सोच रहा है कि उसे पता था ये दिन आएगा जब उसे खुद को साबित करना होगा, मगर उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा। तो ट्रेन का सफ़र घंटों लंबा हो चुका है और जाहिर है लोग बातें करना शुरू करते हैं। सबीना इन्फो देती हैं कि ये क्लासिफाइड है। वो एज्योर सिटी में भी हैं, जिसका मतलब है वो पब्लिकली सामने नहीं आ सकती। जिस पल उनकी मौजूदगी का पता चला, बैंडिट्स कॉकरोच की तरह इधर उधर भाग जाएंगे और रोहन डेफिनेटली ये नहीं चाहता। वो मानता है वो नहीं चाहता, मगर वो अब भी सोच रहा है क्या वाकई ये पूरा मामला 2 बच्चों पर छोड़ना ठीक है।
एक को तो पता ही नहीं नर्वस होना क्या होता है, और उसे लगा ये उसका पहला मिशन है, जबकि दूसरा वाला देखने में लगता ही नहीं कि वो इस लेवल के मिशन के लिए रेडी है। लियो अपनी माँ और लोगों के बारे में सोच रहा है। मुझे नहीं लगा था मैं उस दूसरे बेटे से जेलस हो सकता हूँ, मगर डैम, वो हरामी किस्मत वाला निकला। याद करता है जब उसकी माँ ने पूछा था वो कैरन के साथ कैसे रह सकता है, कि क्या वो भूल गया 3 साल पहले क्या हुआ था। उसे याद रखना चाहिए कैरन उसका दोस्त नहीं है, वो उसका राइवल है। कैरन ने उसे जलील किया और उसके बाप की रेप्यूटेशन खराब की। फिर भी लियो हंसता है और उसके साथ मजाक करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माँ ने पूछा था क्या उसके दिमाग भी है, अगर उसकी जबान है तो उसे जवाब देना चाहिए। लियो कहता है सॉरी, मगर वो राइवल्स नहीं है। यहाँ तक कि भाई ह्यूगो, सो कॉल्ड जीनियस ने भी 14 साल की उम्र में 3 स्टार्स हिट किया था। कैरन 13 में पहुंच गया, जबकि लियो मुश्किल से इस साल 15 में 3 स्टार्स कर पाया है। यकीनन वो फर्क देख सकती हैं। कैरन उसका गोल हो सकता है, मगर वो कभी उसका राइवल नहीं हो सकता। सबीना उसे कहती हैं उस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को फेंक दे। वो कहता है बात ये नहीं है, कैरन की मौजूदगी ड्राइविंग फोर्स है जो उसे ज्यादा मेहनत करने और आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। वो कहती हैं उसकी आंखें बताती हैं वो वाकई अंधा है, कि वो दरख्तों को घूर रहा है मगर जंगल मिस कर रहा है। सबीना उसे होश में लाती हैं, पूछती हैं क्या अपने नर्व्स को हटाना इतना ही मुश्किल है। वो मानता है कि है। वो कहती हैं ये समझ में आता है क्योंकि ये उसका पहला मिशन है। फिर पूछती हैं कि क्या वो किसी को काट भी पाएगा। कैरन वो लड़का है जो अपनी जान बचाने के लिए लियो को बेच देगा, मगर वो जानती हैं लियो अलग है और उसे अब खुद पर शक करने की ज़रूरत नहीं। वो किसी भी और से बेहतर जानती हैं कि उसने पिछले 3 साल कितनी मेहनत की है। आखिर वो ही तो उसे ट्रेन कर रही थीं। वो कहता है वो सही कह रही हैं। उन्हें मास्टर बुलाता है। वो कहती हैं सुनने में अच्छा लगा। उनके पास टेरिटरी में पहुंचने में 20 मिनट हैं। फिर वो उसका सर थपथपाती हैं, उठती हैं और कहती हैं कि इस मिशन के दौरान वो उन्हें मास्टर कहकर बुलाएं। उन्हें जाते देख रोहन पूछता है वो कहाँ जा रही हैं। वो कहती हैं अगर वो स्टेशन पर दिखाई दी तो बात फौरन फैल जाएगी, इसलिए उन्हें पहले निकलना होगा। वो पॉइंट आउट करता है कि ट्रेन अभी भी चल रही है। वो उन्हें वाइट एम्प्रेस बुलाता रहता है और वो करेक्ट करती हैं कि बस लेडी सबीना बुलाओ। हालांकि वो उसकी बात इग्नोर कर देती हैं और कहती हैं कि वो इन इडियट्स पर नज़र रखेंगी, तो उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, और ये भी कि अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो वो उसे या उसकी फैमिली को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराएगी। और फिर वो चलती ट्रेन से छलांग लगा देती हैं। ये देखकर हमारा लड़का हंसता है और कहता है वो हमेशा की तरह निडर है। रोहन और लियो दोनों सोच रहे हैं आखिर इस रेस्टन फैमिली में सब ऐसे क्यों हैं। कट होता है इस ओल्ड मैन पर जो खांस रहा है। ये रोहन का बाप है। कहता है उसकी बॉडी अच्छी हालत में नहीं है, तो उम्मीद है वो रेस्टन के यंग वुल्फ्स को रिसीव करने के लिए उसे माफ़ करेंगे। बैठते हुए कैरन कहता है कोई बात नहीं। पूछता है उनके जख्म कैसे हैं। बैरन कहता है वो खतरे से हैं, बाहर निकल चुका है, तो वो उनकी फिक्र की कदर करता है। वो मेंशन करता है कि पता नहीं कैरन को याद है या नहीं, मगर वो 10 साल पहले उससे और उसके बाप से मिला था। कहता है कैरन शानदार तरीके से बड़ा हुआ है। कैरन उसे कहता है वो कैजुअली बात करे, क्योंकि वो अदब अदाब में ज़्यादा माहिर नहीं है और ये उसे अनकंफर्टेबल करता है। रोहन मशवरा देता है कम अज़ कम यंग लॉर्ड कह लें। कैरन जिद करता है कि कैजुअल रहने से वो ज़्यादा सुकून में रहता है। बैरन कहता है अगर कैरन पहले ही अपने पहले मिशन पर है तो उसने इतनी कम उम्र में ज़रूर 4th स्टार पा लिया होगा। कैरन मेंशन करता है कि उसके कजिन लियो के पास 3 स्टार्स हैं और लियो सोच रहा है कि उसे क्यों बीच में घसीटा जा रहा है। कैरन हैरान है कि बैरन ये सब जानता है, हालांकि वो वॉरियर नहीं है। बैरन कहता है भले ही वो नहीं है, मगर फैक्ट ये है कि कैरन को भेजा गया है, मतलब उसे बहुत हाईली माना जाता है। इस वजह से वो ऐसे प्रॉमिसिंग यंग लड़कों को इतना खतरनाक काम देने में हिचकिचा रहा है। कैरन कहता है वो उनकी फिक्र समझता है, मगर अगर वो मिशन में फेल हुए तो ये ब्लू वुल्फ्स की शान के खिलाफ होगा। उनका फेल होने का कोई इरादा नहीं है। वो लियो से पूछता है कि क्या वो अग्री करता है। कहता है वो बिना फेल हुए ये काम पूरा करेंगे। बैरन हंसता है और शुक्रिया करता है, फिर दोबारा खांसने लगता है। रोहन पूछता है क्या वो ठीक है। कैरन कहता है लगता है उन्हें आराम चाहिए, तो उन्हें निकलना चाहिए। बैरन कहता है वो ये काम उनके हवाले करेगा, बंदा तैयार है, बस उसे फॉलो करें। जैसे ही वो बाहर जा रहे होते हैं लियो उसे बुलाता है। कैरन पूछता है क्या वो अभी से थक गया। लियो कहता है बात ये नहीं है,
मगर वो जानना चाहता है कि क्या वो इस सो कॉल्ड हर्बलिस्ट पर ट्रस्ट कर सकते हैं। भले ही वो स्किल्ड लोकल गाइड है, कोई गारंटी नहीं कि वो बैंडिट्स के साथ मिला हुआ ना हो। कैरन पूछता है क्या उसने आखिरकार अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कंफर्म करता है कि वो बंदा डेफिनेटली क्रू का हिस्सा है। लियो पूछता है उसे कैसे पता। कैरन बताता है कि उस बात की वजह से जो रोहन से हुई थी जब वो पहली बार स्टेशन पहुंचे थे। उसने पूछा था वो बैंडिट्स के हाइडआउट को कैसे ट्रैक करेंगे, और रोहन ने उदासी से कहा था उनके पास टेरिटरी के अंदर से एक ट्रेटर को यूज करने के सिवा कोई चारा नहीं था। कैरन ने सोचा ये एक पक्का तरीका था। हालांकि लियो को अब भी शक है और पूछता है उसने पहले क्यों नहीं बताया। करण कहता है क्योंकि लियो पूरा दिन घबराहट में मुब्तला था। लियो सोचता है फिर भी ये सोचना कि कैरन जानबूझकर एक ट्रेटर के साथ जाएगा वो वाकई चालाक है। करण कहता है बिल्कुल, हकीकत ये कि इस बंदे को अब तक सज़ा नहीं मिली ये दिखाती है, मगर ये भी दिखाती है कि वो कितने डेस्परेट हैं और इसीलिए अब वो बेट हैं, चारा। नोबल सन्स जो बैरनी में सफ़र कर रहे हैं, पड़ोसी डोमेन का ये परफेक्ट सेटअप ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें फंसाने वाले हैं। हर्बलिस्ट घूमता है और बैंडिट्स उसके पीछे हैं। कहता है ये तो अच्छा है, और उसने वादा किए गए पैसों से ज़्यादा मांगा क्योंकि वो नोबल्स हैं। गंजा बंदा कहता है ये यंग मास्टर्स ऐसे नहीं लगते कि चुपचाप आ जाएंगे, मगर हमारा लड़का तो पहले ही हिंसा के लिए तैयार था। तो उसने फौरन अपनी ब्लेड निकाली और सीधा इन कमीनों को कीड़े मकोड़े कहा। पूछा कि उनकी जुर्रत कैसे हुई उसके बाप की टेरिटरी में ड्रग्स फैलाने की। तो हम वापस बेलिस बैरन पार कट करते हैं और वो अभी भी अपने फेफड़े खांसकर बाहर निकाल रहा है। रोहन फौरन कंसर्न बेटे वाले मोड में आ जाता है, पूछता है कि क्या वो ठीक है, और पॉप्स कहते हैं हाँ मैं ठीक हूं। मगर भाई तुम लिटरली खांसकर अपना दम निकाल रहे हो, तुम ठीक नहीं हो। रोहन उसे पानी देता है जैसे इससे सालों की लापरवाही ठीक हो जाएगी, और बैरन शुक्रिया अदा करता है। फिर रोहन वहां परेशान बैठा पूछता है कि क्या वो 2 यंग ड्यूक्स वहां बाहर ठीक रहेंगे। उसका बाप ये पूरी स्पीच देता है कि कैसे बिना इंटेल के 2 बच्चों को बैंडिट टेरिटरी में भेजना, बेसिकली ऊपर वाले ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हाँ हमें भरोसा है कि ये लड़के अलग मिट्टी के बने हैं। वो जिक्र करता है कि करण खास तौर पर उसे यंग ड्यूक की याद दिलाता है, सिर्फ शक्ल नहीं बल्कि वो कॉकी कॉन्फिडेंस और चिल वाइब भी। वो बेसिकली कहता है नहीं वो ठीक रहेंगे। रोहन बस हाँ में सर हिलाता है, शायद अभी भी परेशान है, मगर खैर। वापस फॉरेस्ट में कट करते हैं और ओ बॉय वहां तो खून की होली चल रही है। करण यहाँ बैंडिट्स को स्पीड रन कर रहा है, दाएं बाएं सर काट रहा है। लियो बस वहां खड़ा है, इस बच्चे को मास मर्डर करते देख रहा है और सोच रहा है हाँ ये बच्चा सीधा मॉन्स्टर है। यहाँ तक कि बैंडिट्स भी हिल गए हैं। उनमें से एक लीडर की तरफ मुड़ता है, ब्रो ये आम बच्चे नहीं है, हमें निकलना चाहिए और मैं स्कॉट को वॉर्न करना चाहिए। लेकिन लीडर का ईगो इतना फ्रेजाइल है कि वो मान नहीं सकता। वो बंदा चिल्लाता हुआ हमला करता है कि वो किसी ब्रैट से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। कहता है मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं किस चीज का बना हूं। हवा में कूदते हुए अपना ऑरा रिलीज करता है। करण पलके भी नहीं झपकता, वो बस कैजुअली अपनी तलवार आगे घुमाता है, शिकायत करते हुए कि ये बंदा इतना शोर मचाता है और ये बात उसे गुस्सा दिलाती है, और लीडर को बीच से साफ काट देता है। वो बंदा बस घुटनों पर गिर जाता है, शायद अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछताता हुआ। लियो यहां सोच रहा है रुको मैंने अपनी ब्लेड कब निकाली। इस दौरान करण अपनी तलवार से खून साफ कर रहा है। अनॉय है कि उसके कपड़े गंदे हो गए। लियो अपनी तलवार वापस रखता है, सोचता है कि कैसे करण का ऑरा इतना ओवरवेलमिंग था कि उसे पता चले बगैर उसका गला काट सकता था। बचे हुए बैंडिट्स फौरन हाथ उठा लेते हैं, चिल्लाते हुए हम सरेंडर करते हैं। करण उनमें से एक से उसका नाम पूछता है और बंदा कहता है ओरा है। करण पूछता है रस्सी है, ओरा कंफर्म करता है और करण उसे कहता है कि वो लेकर आओ। लियो बहुत कंफ्यूज्ड है कि हो क्या रहा है। अगले ही पल करण और लियो दोनों के हाथ बंधे हुए हैं और लियो कहता है ब्रो क्या वाकई इतना दूर जाना जरूरी है? खुद को बंधना ठीक है, मगर बैंडिट से हथियार उठवाना ये कुछ ज्यादा लगता है। करण उसे प्लान समझाता है, याद दिलाता है कि वो बेस ढूंढने के लिए चारे बेट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें ये यकीन करने लायक बनाना होगा। कैसा लगेगा अगर हम हथियार लेकर घूमते हुए जाएं? इस तरह ये सेंस बनाता है कि हम पकड़े गए। फिर वो ऊरा पर चिल्लाता है, पूछता है कि क्या वो डिजर्टर्स हैं। ऊरा मानता है कि वो किंगडम ऑफ सीज की 9th रेजिमेंट 1st बटालियन 3rd इन्फेंट्री डिवीजन से है। लियो कहता है ओ डैम ये साउथ से हैं जहां जंग चल रही है। करण पूछता है उनका क्रू कितना बड़ा है और ऊरा बॉम्ब फोड़ता है 130 आदमी, जिनमें एक मेज और 2 नाइट एस्कॉर्ट शामिल हैं।
करण मेज के बारे में सुनकर सरप्राइज होता है। कहता है 130 डिजर्टर्स, वाइल्ड बात है। उरा अब पसीने में है। रियलाइज करता है कि उसने बड़ी गलती कर दी। उसे लगा ये आम नोबल बच्चे हैं, मगर वो ब्लू ऑरा जो करण की आंखों से पहले निकला था, हाँ, इसका मतलब ये हाउस रेस्टिन के बच्चे हैं, जो ऑरिश एम्पायर का लिटरल दिल है। करण अभी भी मैक के बारे में सोच रहा है कि आखिर डिजर्टर्स इतनी दूर रिमोट नॉर्दर्न रीजन में क्यों आएंगे। उरा एक्सप्लेन करता है, सिंपल है, उनके कमांडर ने उन्हें इतने पैसे का वादा किया था कि वो रिटायर होकर अच्छी जिंदगी गुजार सकें, तो सबने फॉलो किया। लेकिन करण करियन पीसेस जोड़ रहा है। एक रैंडम इन्फेंट्री कमांडर के पास हाई लेवल मैक क्यों होगा, और ये सारे बंदे सिर्फ कैश के लिए बैंडेड क्यों बनेंगे? कुछ हिसाब में नहीं आ रहा। उरा कहता है, वो तकरीबन पहुंच गए हैं, और करण कहता है, चलो मैं खुद ही देख लूंगा। वो स्ट्रांग होल्ड पहुंचते हैं और वॉच टावर पर खड़े कुछ लोग उरा से सवाल कर रहे हैं, ब्रो, क्या तुम वाकई हॉस्टेजेस लाए हो? बाकी सब कहाँ हैं? तुम अकेले इनके हथियार उठाए क्यों हो? उरा ये कहानी बनाता है कि कैसे उसने इन बच्चों को अकेले हैंडल किया। ये उसका शिकार है, तो कोई इसे हाथ ना लगाए, और बाकी क्रू उन गार्ड्स का पीछा कर रहा है जो भाग गए, तो जल्दी करो और गेट खोलो। एक बंदा उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है क्या वो बॉस से तारीफ मिलने पर एक्साइटेड है। दूसरा कहता है काफी देर लगा दी। उरा उन्हें चुप रहने को कहता है। करण ऑब्जर्व करता है कि बैंडेड क्रू ज्वाइन करने वाले बंदे के हिसाब से उरा हैरानाकुन हद तक नरम है, और मेंशन करता है कि ये एक अजीब सी पावर है जो वो हर वक्त सेंस कर रहा है। उरा घबराहट में पसीना छोड़ रहा है। करण की ब्लेड को घूरते हुए कहता है उसे खौफनाक वाइब्स आ रही हैं। करण कंफर्म करता है कि अगर उसकी तलवार भी रिएक्ट कर रही है तो ये उसकी सोच से भी बुरा हो सकता है। लियो उसे देखने को कहता है, और वो देखते हैं कि परिंदे हर जगह क्रूसिफाइड और कीलों से जड़े हुए हैं। करण का चेहरा संजीदा हो जाता है। अगर यहाँ इस तरह सैक्रिफाइसेस लटकी हुई हैं तो हम डेफिनेटली ब्लैक मैजिक से डील कर रहे हैं। और बस इसी तरह ये साधारण बैंडेड रेड अब एक पूरा डिमोनिक कल्ट सिचुएशन बन गया। तो करण वहाँ खड़ा रियलाइज करता है कि मामला बहुत खराब होने वाला है, और फौरन उरा को कहता है कि रस्सियां काटो और उन्हें उनकी तलवारें वापस हो। और जैसा सोचा था, बिल्कुल वक्त पर जमीन पर मैजिक सर्कल ग्लो करने लगता है। करण लियो को कहता है सल्फाइड निकालो, जो उसकी तलवार का नाम है, और तैयार रहो क्योंकि उसे इसकी बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है। लियो कहता है क्या मतलब, और फिर स्केलेटन जमीन से निकलने लगते हैं। ये देखकर उरा चीखें मार रहा है। एक पूरी अनडेड आर्मी बन जाती है, और कोई बंदा चिल्लाना शुरू करता है कि कैसे हॉस्टेजेस लिटरली उनके ट्रैप में चलकर आए। ये गॉड्स की तरफ से ब्लेसिंग है या ऐसा ही कुछ। इस पागल ग्रुप का लीडर उन्हें वेलकम करता है। चारों तरफ आर्चर्स हैं, उन्हें कीमती नोबल ब्रैड्स बुलाता है। करण एरिया स्कैन करता है, नोट करता है कि ब्लैक विजर्ड का कोई निशान नहीं। सोचता है वो शायद कहीं छुपा हुआ डेमोनिक मंत्र पढ़ रहा है। फिर करण एक एब्सोल्यूट पावर मूव चलता है, उरा को पकड़ता है और उसका गला काटने की धमकी देता है। पूछता है क्या वो इससे खुश है। उरा पूरी तरह हिल गया है, और लियो कहता है, ब्रो, हम हॉस्टेजेस लेने वाले कब से बन गए? हम नोबल ऑनर वाले हैं। लीडर बस एक सेकंड के लिए घूरता है। उसके आदमी तीर कमान के साथ रेडी हैं, और पूछता है कि एक नोबल हॉस्टेजेस कैसे ले सकता है जब उन्हें ऑनर को सबसे ऊपर रखना चाहिए। करण उसे जवाब देता है कि हम क्यों नहीं कर सकते जब तुम लोग करते हो। इस दौरान उरा वहां खड़ा खौफजदा है। लीडर कहता है करण दिलचस्प है मगर गलत है। एक बेकार हॉस्टेज का कोई मतलब नहीं, और उरा पूरी तरह यूजलेस है, तो करण उसके साथ जो चाहे कर सकता है। करण तंग आ जाता है और उरा को उसके मुंह पर यूजलेस कहता है, और वो बड़ा बंदा फूट फूट कर रोने लगता है। लियो हिसाब लगा रहा है, रियलाइज करता है कि वो गिनती में बहुत कम है, और करण से पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्लान बी है। करण कहता है ऑफ कोर्स है, हमें बस कमांडर को गिराना है। फिर वो अपना ऑरा रिलीज करना शुरू करता है। कमांडर रंग पहचान लेता है और कहता है ये मुमकिन नहीं। करण लियो को कहता है कि वो स्केलेटन्स को अकेले हैंडल करे जब तक वो खुद कमांडर से डील करता है। लियो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। फिर करण वो एजोर माना रिलीज करता है जो समंदर की लहरों जैसा दिखता है, उसके गिर्द लिपटा हुआ, और वो जमीन से लॉन्च होता है। लियो से आवाज दे रहा है कि तभी एक स्केलेटन फौरन हमला करता है, और लियो को ब्लॉक करना पड़ता है चिल्लाते हुए, करण आखिर तुम क्या सोच रहे हो? मैं इन सारे स्केलेटन्स को अकेले कैसे हैंडल करूं? लीडर अपने आर्चर्स को फायर करने के लिए चिल्ला रहा है जैसे करण करीब आता है, मगर करण कहता है तुम बहुत लेट हो गए दोस्त। कुछ फैंसी फोर्ट्रेस सोर्ड स्टाइल यूज करते हुए वो ऐसे मूवमेंट्स के साथ आगे बढ़ता है जो समंदर की लहरों की तरह फ्लो करती हैं, और एक ही बार में
कई आर्चर्स के बाजू काट देता है। कमांडर अपनी ब्लेड पकड़ने की कोशिश करता है, मगर करण कहता है ये बस एक रुकावट है और उस पर वार करता है। कमांडर नीचे अपने कटे हुए हाथ को जमीन पर गिरते हुए देखता है, घुटनों पर गिर जाता है और चीखना शुरू कर देता है। करण कैजुअली कहता है कि अगर उसे हमला करना था तो उसे थोड़ा तेज होना चाहिए था। कमांडर दर्द में उसे बास्टर्ड बुलाता है, कहता है कि फोर्ट्रेस के पास अपनी टेरिटरीज के लिए ताकत नहीं बची, तो तुम यहाँ क्यों हो? करण समझाता है कि ये बैरनों की ज़मीन उसके बाप की डोमेन के बिल्कुल साथ है और वो उसे जान से नहीं मारेगा, बस घसीटकर वापस फोर्ट्रेस ले जाएगा। इस दौरान लियो वहाँ इन स्केलेटन सोल्जर्स के साथ डायनेस्टी वॉरियर्स खेल रहा है और करण कहता है हे, बुरा नहीं है। हालांकि लियो शायद पैनिक अटैक में है। आर्चर्स के तीर अभी भी निशाने पर हैं, मगर कोई चला नहीं रहा क्योंकि उन्होंने अभी इस 13 ईयर ओल्ड 13 साल के बच्चे को अपने लड़कों को डिसार्म करते और कमांडर का हाथ काटते हुए देखा है। करण लियो को कहता है कि वो जो कर रहा है वो सी वेव सोर्ड स्टाइल के लिए काम करता है, मगर उसे इन्हें सिर्फ प्योर ताकत से कुचल देना चाहिए। कमांडर पूछता है कि क्या करण वाकई सोचता है वो यहाँ से सेफ निकल पाएगा, और करण उसका नाम पूछता है। बंदा कहता है माइकल नॉक्स। करण कहता है वो उसे मार नहीं रहा, फिर बस पॉइंट साबित करने के लिए उसके घुटने में छुरा घोंप देता है। माइकल फिर से चीखता है और आर्चर्स इतने खौफजदा है कि हिल नहीं सकते। करण अब हंस रहा है। माइकल को कहता है कि अपने आदमियों को ऑर्डर दे कि हथियार फेंक दे। माइकल चिल्लाकर बोलता है और सब अपने बोझ गिराना शुरू कर देते हैं। करण कहता है अच्छा बच्चा, मुझे पसंद है जब लोग फर्माबरदार होते हैं। माइकल को यकीन नहीं आ रहा कि वो कुछ बच्चों से हार गए, मगर सख्त बनने की कोशिश करता है कि एक बार बाकी फोर्सेस आ जाएं तो करण भी उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, भले ही वो हाउस रेस्टन से हो। करण कहता है, सुनकर लगता है उसे अभी भी उम्मीद है। पूछता है कि क्या वो वाकई ब्लैक विज़र्ड पर भरोसा कर रहा है, और अगर माइकल सोचता है कि उसकी फैमिली ने सिर्फ 2 बच्चे भेजे हैं। लियो आखिरकार स्केलेटन्स को खत्म कर लेता है और तभी एक धमाका होता है। करण कहता है ऑफ कोर्स उनके पास एक गार्डियन नाइट है, और जितना वक्त उसने यहाँ ज़ाया किया, लगता है उसके मास्टर ने पहले ही ब्लैक विज़र्ड को पकड़ लिया है। कट करते हैं उस पर जो विज़र्ड का कटा हुआ सर उठाए चली आ रही है और बिल्कुल गुस्से में लग रही है। लियो से पुकारता है और वो उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि कैसे उन्होंने सबसे अहम सबूत, क्रूशल एविडेंस मिस कर दिया और मिशन अब फेल हो जाएगा। करण बस कैजुअली माइकल को प्लेटफॉर्म से नीचे लात मारता है, पूछता है क्या उसे कम से कम उसका तरीका पसंद आया। वो कहती हैं दुश्मन के बेस में सीधा घुसना कुछ ऐसा है जो उसका भाई करता, और वो इस बात का क्रेडिट देगी क्योंकि ये उनके हाउस स्टाइल से मैच करता है। फिर वो बस ब्लैक विज़र्ड का सर उनकी तरफ फेंक देती हैं। माइकल खौफ में अपने दोस्त के कटे हुए सर को देखता है। वो पूछती हैं कि करण ने वो हॉस्टेज वाला स्टंट किया ही क्यों। वो एक्सप्लेन करता है कि वो वहाँ हमला करना चाहते थे जहाँ सबसे कम उम्मीद हो।